देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंदू सरोज जी का मुंबई आगमन पर हुआ स्वागत सत्कार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला के रहने वाले गोरखपुर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंदू सरोज जी के मुंबई आगमन पर मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा वार्ड क्रमांक 43 के जनसंपर्क कार्यालय में शाल श्रीफल के अलावा भागवत गीता देकर स्वागत सत्कार किया है। इस शुभ अवसर पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के पत्रकार दीनानाथ तिवारी उत्तर प्रदेश की सरकार और वहां की दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने इत्यादि मुद्दों पर सवाल किया तो श्री सरोज जी ने बड़े ही साहसी रूप से सवालों का जवाब दिया है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर 62 विधानसभा क्षेत्र के भाजपा गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंदू सरोज जी ने क्या कुछ कहा। आज आपके गांव के और आपके जिला के और आपके भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष उपस्थित हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं अपने मेट्रो दिनांक समाचार पत्र की तरफ से। आज जो मुलाकात करने के लिए इसकी क्या वजह है या किस लिए आप आगे की रणनीति क्या बना रहे, क्या उत्तर प्रदेश में और कुछ होने वाला है या यहाँ पे बुला के इनकी कोई उत्तर भारतीयों की कोई रणनीति तैयार करें, किस वजह से आप मिलजुल का जो मुलाकात हो रही है इसका वजह क्या हो? सबसे पहले मैं आपको और आपके पूरे परिवार को और मेट्रो दिनांक के सभी दर्शकों को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म दिवस रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ और प्रार्थना ही साथ करता हूँ कि प्रभु रामचंद्र सबको सद्बुद्धि देवे और सबको उत्तम स्वास्थ्य आरोग्य देवे, धन संपत्ति देवे, ऐसी कामना करता हूँ। और रही बात हमारे गोरखपुर क्षेत्र के अध्यक्ष सम्माननीय चंदू सरोज जी, मुंबई उनका आगमन हुआ था, बात हुई और आज रामनवमी है और प्रभु रामचंद्र की धरती से, भगवान दुर्वासा ऋषि की धरती से, राजा जन्मेजय की धरती से दत्त भगवान, चंद्रमा ऋषि, ये सब एक ही नदी में के किनारे पे 5-5 किलोमीटर पे जहाँ उनका जन्म स्थल, उस स्थली से माननीय अध्यक्ष महोदय आए थे, बात हुई तो एक सदिच्छा भेंट और त्योहार के ऊपर जैसे परिवार के लोग मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात की दृष्टि से हम लोग मिले हैं और अभी बैठेंगे, हालचाल करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे आप लोग विजय का पताका आप लोगों ने फैलाया है, कुछ प्रेरणा लेंगे और यहाँ पे भी प्रभु रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेकर के, कुछ ज्ञान लेकर के हम लोग यहाँ पे भी आपको जैसा कि मैंने भी सुना है और आप उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, कई कार्यक्रम का आयोजन, उसका क्या मूल वजह क्या हो सकता है? जैसा कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का नाता आज से नहीं सदियों से है, प्रभु रामचंद्र से है, भगवान शंकर से है, भगवान गणेश जी से है, छत्रपति शिवाजी महाराज, झांसी की रानी, सबसे लगा हुआ है और हम लोग का भी संबंध उत्तर प्रदेश से है। तो आना जाना, परिवार के लोग, नात रिश्तेदार हैं और अभी शादी विवाह, अलग अलग फंक्शन, प्रचार में महानगर पालिका का चुनाव चल रहा था, क्या होगा ये होगा, तो हमको जाने का मौका मिला नहीं। तो अब सभी लोगों से शुभकामनाएं, जो वहाँ पे विजयी है, जो महारथी जिन्होंने जीता है, जो लड़ाई के योद्धा रहे, उनको मिलकर के बधाई देने का एक क्रम चलेगा और उसी उपलक्ष्य में जाने का आयोजन है। मिश्रा जी, जैसे कि आपके महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह ने एक कार्यक्रम के आयोजन के दौरान उन्होंने कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी नाथ से मैं मांग करता हूं कि जैसे यहाँ पे स्कूलों में हिंदी भाषा पढ़ाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मराठी भाषा सिखाया जाना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए। इससे आप कितना सहमत हैं? मैं एकदम सहमत हूँ कि कोई भाषा
भाषा हमेशा जोड़ती है, भाषा कभी तोड़ती नहीं है। जो मराठी समृद्ध भाषा, उसकी जो देवनागरी लिपि, हिंदी की भी उसकी भी देवनागरी लिपि है, और लोग तो जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश क्या क्या सीख रहे हैं। ये तो अपनी भाषा है, इसमें सीखने में और उस बयान में मुझे लगता है कि कोई अनुचित नहीं है, उचित है, स्वागत योग्य कदम है। और जब से माननीय राम नाईक जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे और संबंध प्रगाढ़ हुआ है। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार मनाती है। मुझे लगता है कि अगर वहाँ के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो और अच्छा होगा। अब आपको मुंबई के आगमन में आपका बहुत बहुत स्वागत मेट्रो दिनांक समाचार पत्र की तरफ से। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से आप अध्यक्ष हैं, वहां पे कितना विधानसभा क्षेत्र आता है और उस विधानसभा क्षेत्र में कितना भारतीय जनता पार्टी के आमदार चुन के आए हैं, इसके बारे में। मैं गोरखपुर क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा, और मेरे क्षेत्र में कुल 12 जिले आते हैं। उन 12 जिलों में 62 विधानसभा क्षेत्र है, और जिसमें से 37 विधायक जो है हमारे यहाँ MLA जीत के आए हैं भारतीय जनता पार्टी। तो अगले बार कितने थे चलो सब? अगले वर्ष आपके अगली बार चुनाव हुआ था तो कितने? उस समय हमारे पास जो है 44। इस बार कम क्यों हुई, इसका वजह क्या हो सकता है? और जो भी सीटें हमारी घटी हैं वो पूर्वांचल में ही घटी हैं, और वहाँ का सामाजिक समीकरण कुछ इस तरह का है जिसके चलते सीटें कम हुई हैं। और हमको लग रहा है कि हम लोग अपनी नीतियों को ठीक से नहीं समझा पाए, यही वजह रही है, बाकी और कोई वजह नहीं रही। न तो सरकार के काम में, न प्रदेश और न ही केंद्र सरकार के काम में कोई कमी नहीं रही। नहीं, सरोज साहब ऐसा कुछ बोलते हैं कि जैसा आपका वोट बैंक तो बढ़ा, मैं मानता हूँ जी, वोट बैंक बढ़ा है, मगर सीटें कम है, तो ऐसे टिकट के बंटवारे को लेकर के ऐसा हुआ, ऐसा कुछ बात नहीं। अब शीर्ष नेतृत्व है, इतना बड़ा दल है, अब सबको संतुष्ट कर पाना तो संभव नहीं है, तो कुछ कमियां रह गई हैं उसमें, कहीं न कहीं कमियां रही हैं, तभी सीटें घटी हैं। सरोज साहब, आप जानते हैं कि जब से लगभग हम तो सोचते हैं देश की आजादी के बाद दूसरी बार किसी मुख्यमंत्री को वहां पे सरकार दूसरी बार बनी है, जब किसी का मुख्यमंत्री की नहीं बनती, तो ऐसा कैसा, उसका कारण क्या हो सकता है? ऐसा काम करने की क्षमता का, या किस तरह से इतना आपको सफलता मिली, तो क्यों मिली? एक चीज हमारे प्रधानमंत्री एक चीज कहते हैं कि अगर कोई चुनौती है तो उसको अवसर में बदलो। एक चुनौती देश के सामने आई थी कोरोना के रूप में 2020 में, और हमारी प्रदेश की और केंद्र की दोनों सरकारों ने उसको अवसर के रूप में कन्वर्ट किया। चाहे प्रवासी मजदूरों का जाना हो तो उनका प्रबंधन हो, उस पर 100% का, हम तो कहेंगे कि 1000% जो है हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों लोग खड़े उतरे हैं। साहब, मैं ये सोच रहा हूँ, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि जो जमीन में बुलडोजर, बाबा बुलडोजर किधर भी चला दे रहे हैं, तो ये बुलडोजर कहाँ चल रहा है, किसके ऊपर चल रहा है? क्या ऐसा तो नहीं है पीछे गरीब परेशान हो रहे हैं, गरीबों घर अपराधी प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने सरकारी जमीनों को अवैध रूप से कब्जा कर रखा था अपने बाहुबल का प्रयोग करके, उन्हीं की जमीनों पर चल रहा है। आम आदमी तो खुश है उससे, अगर आम आदमी खुश नहीं होता तो बाबा की सरकार भी दोबारा नहीं आती। अच्छा साहब, ये जो रोजगार का सृजन क्या हो रहा है, जिस तरह के आज आप जानते हैं कि आज जैसे 779 से हम लोग यहाँ पे आए, क्या ये योगी बाबा की सरकार के बाद क्या ऐसा रोजगार वहाँ होगा? क्या जो लोग मुंबई या शहर में जो आते थे, कुछ निश्चित होगा, आना बंद होगा? नहीं, निश्चित होगा। उसकी वजह है कि अभी तो जो हमारे यहाँ, अगर पता नहीं आप उत्तर प्रदेश गए हैं कि नहीं गए हैं, इधर विगत 5 वर्षों में अगर नहीं गए हैं तो जाकर के देखिएगा कि लखनऊ से गाजीपुर का जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, वो रिकॉर्ड समय में बन के तैयार हुआ है, बहुत ही कम समय बन के तैयार हुआ है। और उसके आसपास EIZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो सरकार की योजना है
कि छोटे छोटे क्लस्टर बना करके हम उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो उसी तरह यूपी जो है वो एक दिन में नहीं बनेगा, कुछ तो समय मिलना चाहिए। सरोज साहब, मैं ये बात मैं तीखी सवाल करना चाहता हूँ कि सरकारें तो बहुत आई, किसी ने तो हाथी का पुतला बनाया, तो किसी ने तो अपना पुतला बनाया, किसी ने अपना घर संसार बसाया, मगर जो कॉटन मिली थी, जो इतनी मिली थी, जो कई लाख लोग उसमें रोजगार चलता था लोगों को, जैसे मैं प्रयाग जिला का रहने वाला हूँ, तो मेजा जैसे उसमें बड़ी बड़ी कॉटन मिले थे, मिर्जापुर में कॉटन मिले थे, सब बंद पड़ गए। क्या आपकी सरकार को ऐसा लगता है कि ये क्या मिले चालू? यहाँ मुंबई में भी बड़ी बड़ी मिलें थी, वो कहाँ गई? वो तो यूनियन के हिसाब होते, यूनियन के चक्कर में रॉ मटेरियल उपलब्ध है क्या उत्तर प्रदेश में? रॉ मटेरियल चाहिए ना, किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो कुछ चीजें हैं जो कमियां रही हैं, उन कमियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, पहले की चलो ठीक है, मैं मानता हूँ पहले की बात, मगर क्या आने वाले समय में ये जो मिले बंद है, क्या ऐसा इस पे कोई आपकी सरकार विचार करेगी या ऐसा कोई बात? रोजगार सृजन के हर वो कार्य हमारी सरकार कर रही है और करेगी, जिससे वहां पर जो स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार दिया जा सके और उनका पलायन रुके। यही हमारा सबसे आज युवा पीढ़ी यही मेजर से देख रहा है, क्योंकि जो अन्य क्षेत्रों में जाते जैसे मुंबई शहर में बहुत मान अपमान झेलना पड़ता है। तो क्या अच्छा, कुछ मैंने ऐसा सुना है कि जो फिल्मी दुनिया जो यहाँ पे आए, वहाँ पे आदित्य योगीनाथ महाराज जी फिल्मी दुनिया को वहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ तक कहीं कहाँ ले जा रहे हैं, निश्चित रूप से ले जा रहे हैं। और दूसरा बात एक साहब, क्या ये भय मुक्त उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से हो गया है क्या? आपको बताया तो कि जब से बाबा की सरकार आई है तब से भय मुक्त बनाने का प्रयास हो रहा है, और उसमें अभी भी चल रहा है। जो बचा कुचा है ये आगे चल के खत्म हो जाएगा। अभी तो दूसरा कार्यकाल ऊपर चालू हुआ है और ये हम उस पर 100% नहीं 1000% गारंटी देने के लिए तैयार है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते पे चल रहा है और अगले 5 वर्षों में हम उत्तम प्रदेश बन जाएंगे। अच्छा, क्या कुछ आपके जैसे कि आप इतने बड़े पद पे हैं, आपके भय भोग भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया गया है। जिस तरह से अपने कोरोना पीड़ित होने के बाद भी उन्होंने सारे जिलों में जाकर के, ठीक होने के बाद सारे जिलों में जाकर के उन्होंने जिस तरह से प्रबंधन किया, उसकी देख रेख की है, यह अपने आप में एक अभूतपूर्व कार्य है। अच्छा साहब, जो ये सरकारी जमीनें तो बाबा खाली करा रहे हैं, तो क्या लगता है कि उस पर ऐसा न हो कि फिर बाबा के ही लोग कुछ जाके वहां पे कब्जा? अभी तक तो नहीं हुआ है। और बाबा एक सन्यासी व्यक्ति हैं, बाबा एक सन्यासी व्यक्ति हैं, और हम लोग पढ़ते थे प्लेटो के राज व्यवस्था को। तो प्लेटो की राज व्यवस्था में प्लेटो कहता था कि राजा जो है दार्शनिक होना चाहिए, जिसमें लिप्सा नहीं होनी चाहिए। मुझे प्लेटो के उस राजा का, जो उसने एक आइडियल स्टेट की परिकल्पना की थी और एक आइडियल किंग बताया था, आदर्श राजा, मुझे जो है योगी आदित्यनाथ पूज्य महाराज जी में एक आदर्श राजा की झलक दिखाई देती है, एक आदर्श नेता की झलक दिखाई देती है। इससे ज्यादा सर साहब, मैं ये जानता ये कि आपने बात सही की, मैं भी गया तो उससे ये सब के रोड तो बहुत अच्छी हो गई, मगर आज भी उत्तर प्रदेश की जो अस्पतालें वो बीमार ही पड़ी है, ऐसी बहुत ऐसी जानकारी। अब आप जाकर के देखिए, बहुत सारे ऑक्सीजन जिस दिन अच्छा पूरे देश में ही नहीं था, पीपीई किट नहीं था, N90 मास्क नहीं था, N95 मास्क नहीं था। अब सारी चीजें जब धीरे धीरे प्रबंधन हुआ है, तो अब ऑक्सीजन प्लांट दूसरे का, इसमें जो वेब आई थी इसकी कोरोना की, इस वेब में जगह जगहों पर, मेरे आजमगढ़ जैसे एक छोटा कस्बा मेरा है, तहसील है लालगंज, उस तहसील में भी ऑक्सीजन के प्लांट लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है, प्रबंधन चल रहा है। थोड़ी मोड़ी कमियां रह जाती हैं तो उनको इग्नोर भी किया जाता है। सर एक मैं हट के बात करना चाहता हूँ इस पे कि हरिजन बनाम एक्ट जो पहले था मायावती ने किया था, जिससे बहुत ठाकुर और ब्राह्मण इससे बहुत पीड़ित थे, इससे बहुत दुखी होकर के कुछ लोगों ने पार्टियां भी छोड़ दी, समर्थन करना छोड़ा। अभी उसका क्या प्रभाव है?
देखिए, एक तो आपको बताएं कि SC/ST एक्ट का ही सिर्फ दुरुपयोग हो रहा है। एक, क्या डाउरी एक्ट है उसका दुरुपयोग नहीं होता? तो फिर क्यों SC/ST एक्ट को ही हाइप क्रिएट किया जा रहा है? अच्छा, जब अपराध खत्म होगा, भय खत्म होगा, तो कोई भी कानून जो है प्रिवेंटिव मेजरमेंट होता है उसका, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मायावती के समय में था कि उसको उन्होंने टूल्स बना लिया था, टूल्स था वो कि ठीक है, इनको ठिकाने लगाना है, ये बाबू साहब हैं, ये पंडित जी हैं, इनको ठिकाने लगाना है। तो अपने किसी मजदूर से उन्होंने मुकदमा करवा दिया। तो उसका दुरुपयोग इस रूप में हुआ, लेकिन इस सरकार ने ऐसा नहीं दिख रहा। अच्छा, शिक्षा का क्षेत्र आपको फैसला, शिक्षा के जो कल्याण से जब मुख्यमंत्री हुए थे तो बहुत स्ट्रॉन्ग था बहुत। तो अभी भी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मैट्रिक और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, अभी भी चल रही है। और इस समय नकल विहीन शिक्षा हो रही, परीक्षा चल रही हो। तो जिस चीज को कल्याण सिंह और माननीय राजनाथ सिंह ने इम्प्लीमेंट किया था, उसी रास्ते पर ये हमारी वर्तमान सरकार भी कार्य कर रही है। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से आरक्षण बाबा साहब ने कब तक के लिए किया था, आप भली बात जानते हैं, और आरक्षण निरंतर राजनीति करते, कोई भी पार्टी आती वो आरक्षण पे कोई नहीं, तो ये आप नहीं जानते गरीबी और उसके आधार पे वो होना चाहिए, जो जैसा गरीबी कोई भी समुदाय का लोग हो, उसे गरीबी के आधार पर उसे आरक्षण देना चाहिए। तो दिया तो है ना EWS में, सरकार ने नहीं दिया, 10% दिया, मगर अभी क्या हो जिसमें जो बोलते नहीं आरक्षण तो अभी भी लगी है। कोई भी अगर कम पढ़ा लिखा है तो भी उसको डॉक्टर बना दिया जाता, ऐसा जो यह बहुत बड़े डिबेट का विषय है, बहुत बड़े डिबेट का विषय है। इस पर हमसे कोई कमेंट